चलिए हम आगे मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमorphous सॉलिड, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमorphous सॉलिड में डिफरेंस पूछ रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम मोलिकुल्स आयंस, वो पास पास हो और उसमें दूर दूर होता है। ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, और वो क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है हाई होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक चेंज होते रहता है, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस में 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। और क्रिस्टल सॉलिड जो होता है ये ट्रू सॉलिड होता है, वो सूडो सॉलिड होता है, जिसको अपन सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। ये डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमorphous सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 22 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोअरिंग द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट डाउन द रॉल्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या है कि उस वेपर प्रेशर के थ्रू रॉल्स लॉ को हम लोग जानेंगे। बच्चों सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 23। स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, टूटता है, वो मोलिकुल्स का जो टूटने का प्रोसेस है, किस परिस्थिति में कैसे टूटता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वहीं जब आप उसमें ज़्यादा वाटर का सप्लाई करोगे तो किस तरीके से कितने मोलिकुल्स में वो टूटेगा, ब्रेक करेगा, इसके बारे में है। और वेयर इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या यूज है, इसके बारे में आपको बताना है, जानना। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो हमने लिखा H2 प्लस H2O, H2 प्लस O2, ये हमारा H2O बनाया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। जो मेजरमेंट आएगा वो आपका क्या निकलेगा, एक्सप्रेशन निकलेगा रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ये हमारा 12th के सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। इसमें जो किसी सॉलिड में, किसी सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे जो एक फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, हम उसकी बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना जो होता है वो पार्टिकुलरली किसी सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे वो होता है। तो उसमें जो गैस होगा सॉलिड का, उसका क्या प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें उस पर प्रेशर का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चंस के हम मुखातिब हो रहे हैं। ये 26 क्वेश्चंस हमारा ये कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा इनऑर्गेनिक का एक ब्यूटीफुल टॉपिक है, अंडरस्टैंड करने का टॉपिक है, इससे लिया गया है। ये क्वेश्चंस बहुत ही उम्दा किस्म का, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, जो भी कहे, जो भी एडजेक्टिव इसमें लगाए वो कम होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जैसे किसी एटम्स के आपस में कोऑर्डिनेट करके, तालमेल करके, आपसी सहमति से जो कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, कॉपर है, उन्होंने Cl के साथ, ब्रोमीन के साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स या मेटल के साथ कंबाइन करके
आपसे तालमेल करके जो बॉन्ड का जो मोलिकुल्स का फॉर्मेशन करता है एक लार्ज मोलिकुल्स, तो उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड जो होता है मोलिकुल्स से बनता है, तो वो कोऑर्डिनेट करके जो कंपाउंड बनाता है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि डबल साल्ट में आप जो हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हो। तो बेसिकली हम इसके बारे में इतना ही जाने और लिखें, और इसको आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बेनिफिट होगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आपका आज का जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक लंबा सा थैंक यू आप सभी को, क्योंकि आपने इसको सुना, इसको समझा। ठीक है, थैंक यू।